हेलो और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वन शॉट इंजीनियर में। जहां आज आपका भाई आपके लिए डिज़ाइन थिंकिंग की यूनिट 1 लेके आया है। ये केकेटी का सब्जेक्ट है जिसका सब्जेक्ट कोड यहाँ ऊपर लिखा है। और ये एक 5 वीडियो की सीरीज़ होने वाली है जिसमें यूनिट 1 2 3 4 5 एक साथ एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिज़ाइन थिंकिंग एंड इंट्रोडक्शन। अब देखो यार, डिज़ाइन थिंकिंग बहुत ही सब्जेक्ट है। इसमें पूरा आपको खुद से लिखना होगा बना के। इसमें जितना क्रक्स है चीज़ों का वो सब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये अच्छे खासे नोट्स हैं, काफ़ी डिटेल्ड नोट्स हैं, लेकिन फिर भी इसमें एक एक लाइन को अपनी तरफ से जितना हो पाए एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा। तो डिज़ाइन थिंकिंग इज़ अ नॉन लीनियर इटरेटिव प्रोसेस दैट टीम्स यूज टू अंडरस्टैंड यूजर challenges assumptions, redefine problems and create innovative solutions to prototype and test। इसका मतलब क्या है? डिज़ाइन थिंकिंग एक नॉन लीनियर इटरेटिव प्रोसेस है। नॉन लीनियर मतलब ये कभी भी अपने फेज से पीछे वाले फेज में जा सकता है। कुछ अगर गलत है तो उसको करेक्शन करने के लिए। और इटरेटिव का मतलब ये बार बार किया जाता है। अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बनाते वक्त ही डिज़ाइन थिंकिंग करेंगे। उसको रिलीज़ करते वक्त डिज़ाइन थिंकिंग कर सकते हैं। उसमें अगर कोई अपडेट करना है तो वो अपग्रेड के लिए डिज़ाइन थिंकिंग कर सकते हैं। इस प्रोसेस में ये इटरेटिव है, मतलब इटरेशंस में फिर बार बार चलता रहता है। दैट टीम्स यूज़, डेवलपमेंट टीम हो सकती हैं, टेस्टिंग टीम हो सकती हैं, या फिर मार्केटिंग टीम्स हो सकती हैं। सब अपने अपने पर्सनल अप्रोचेस के लिए डिज़ाइन थिंकिंग का यूज़ करते हैं। टू अंडरस्टैंड यूजर्स, चैलेंज अजम्पशंस, रीडिफाइन प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। अंडरस्टैंड यूजर्स मतलब जिस इंसान के लिए आप बना रहे हो प्रोडक्ट, जिस भी कस्टमर के लिए बना रहे हो आप वो प्रोडक्ट, उसको समझना होता है इसमें सबसे पहले। जो आप हम लोग पहले से अज्यूम करके चलते हैं उन सारे अजम्पशंस को एक बार चैलेंज करना होता है कि हमें इसको अज्यूम करने की ज़रूरत है भी या फिर नहीं है। हम इससे हमारे अजम्पशंस कम हो जाते हैं और हमारा जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा एक्यूरेट बनता है। रीडिफाइन प्रॉब्लम्स का मतलब है कि अगर आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दी गई हो और आपको उसको डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन निकालने को बोला जा रहा हो, तो फिर उसको सॉल्यूशन निकालने का एक बेटर तरीका होगा ये कि उस प्रॉब्लम को अपने हिसाब से एक बार रीडिफाइन कर लो, उसको अपने टर्म्स पे समझ के देख लो। उससे प्रॉब्लम काफ़ी ईजी हो जाती है क्योंकि उसको आप फेमिलियर हो जाते हो प्रॉब्लम के साथ। और इनोवेटिव सॉल्यूशंस को प्रोटोटाइप्स और उनकी टेस्टिंग में हेल्प करता है डिज़ाइन थिंकिंग। अभी मैंने आपको बताया था इटरेटिव प्रोसेस है। टू अंडरस्टैंड आर यूजर्स, हमारे यूजर्स को हमको पहले समझना है। हमें उनको सॉल्यूशंस, हमें डायरेक्ट जो होता है ना सॉल्यूशन प्रोसेस करने लग जाते हैं लोग कि दिक्कत है तो चलो ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। वैसे नहीं चलना है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारे यूज़र को दिक्कत एक्चुअली में कहाँ कहाँ पड़ रही है। और जब हमको पता चल जाएगा कि वो एक्चुअली में कहाँ कहाँ दिक्कत पड़ रही है ना, तो हम उनके एक एक सॉल्यूशन को निकालेंगे। उनमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग उसको आगे जाकर उसको डेवलप करेंगे। ऐसे काम करता है डिज़ाइन थिंकिंग। अब उसका ओवरऑल गोल ये है, ओवरऑल गोल इज़ टू आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज। ऑल्टरनेटिव्स का मतलब क्या है? मैंने अभी आपको बोला ना कि यूज़र को समझेंगे और उसको जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके बेसिस पे हम बहुत सारे सॉल्यूशन निकालेंगे। उन सॉल्यूशंस को ऑल्टरनेटिव्स बोलते हैं। और उनके हिसाब से एक ऑल्टरनेटिव हम लोग उठा लेंगे, जो ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी हो सकता है, जो दैट आर नॉट इंस्टेंटली अपेरेंट एट द स्टार्ट। इसका मतलब ये है कि कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जाते हैं ना, तो हमको ऐसा नहीं होता कि शुरुआत में इंस्टेंटली उसका आंसर क्लिक करके मिल जाए। नहीं, हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को जो प्रॉब्लम होती है उसको बार बार रीड करना पड़ता है। उसको दो चार लोगों को दिखाना पड़ता है कि यार तुम समझो, तुम देखो, तुम्हें अगर कुछ समझ में आ जाए तो बताओ। तो वो सब हमको करना पड़ता है। उससे बहुत से सब लोग अपने अपने सॉल्यूशन देते हैं। अब जो अपने अपने सॉल्यूशन देते हैं उनमें से हमको एक ऑल्टरनेटिव चूज़ करना होता है जो हमारे जो पर्पस है उसको अच्छे से सॉल्व कर रहा हो। और उसी ऑल्टरनेटिव को आगे लेके उसी ऑल्टरनेटिव को आगे लेके हम लोग बढ़ते हैं। दैट आर नॉट इंस्टेंटली अपेरेंट का मतलब मैंने कहा ना, इंस्टेंटली पता नहीं चल जाएगा। ये सारे जो सॉल्यूशन होते हैं, जो बेस्ट सॉल्यूशंस होते हैं, ये थोड़े समय बाद ही आते हैं। इसको अच्छे से इसके ऊपर सोच विचार करने के बाद ही आते हैं। तो ये हो गया आपका डिज़ाइन थिंकिंग का इंट्रोडक्शन। वो होता क्या है, उसका यूज़ कहाँ करते हैं, उसका ओवरऑल गोल क्या है, इसको अपने अपनी तरीके से एक्सप्लेन करके लिख के आ जाना यार। ये पूरी इसकी डेफिनेशन है, इसको एक एक पार्ट इसका एक्सप्लेन कर देना कि नॉन लीनियर क्यों होती है। इटरेटिव मैंने बताया, इटरेटिव का मतलब क्या होता है, टीम्स यूज़ करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं, ये सब लिख के आ जाना, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग मतलब डिज़ाइन थिंकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। अब ये इतनी बड़ी चीज़ है कि AKTO ने इसके ऊपर सब्जेक्ट रखा है तो इंपॉर्टेंट तो होगी यार। तो इसके 6 पॉइंट है, इसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करके लिख देना एग्जाम में। एक तो पहली चीज़ यूज़र फोकस्ड है। हमने ये देखा ना, हमें अंडरस्टैंड करना होता है अपने यूज़र्स को। तो ये वही यूज़र फोकस्ड है, एम्ड एट एंड यूज़र। एंड यूज़र को जब हम प्रोडक्ट हाथ में देंगे तो वो उसको कैसे यूज़ करेगा, तो उसको लेके चलना होता है हमको ये देख के कि यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। फिर इन्हांसेस कोलैबोरेशन, अगर हम अकेले करेंगे डिज़ाइन थिंकिंग तो उतनी सॉल्यूशंस हम नहीं निकाल पाएंगे जैसे जब हम लोग और लोगों को दिखाएं, एक पूरी टीम के साथ काम करें। अब टीम के साथ काम करने से क्या होता है, कोलैबोरेशन बढ़ती है, टीम वर्क बढ़ता है। तो एक गुड डिज़ाइन रिक्वायर्स अ टीम एफर्ट।
पार्टिसिपेट्स होल टीम, मतलब जो पूरी डेवलपमेंट टीम है या फिर टेस्टिंग टीम है या फिर रिव्यू टीम है या फिर क्वालिटी एश्योरेंस टीम है, ये पूरी टीम हमारी इसमें कोलैबोरेट करती है डिज़ाइन थिंकिंग के फेज़ में। तो हमारी नॉलेज इंप्रूव होगी। अगर हम लोग बहुत सारे लोगों से सबके साथ डिस्कशन कर रहे हैं तो सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी तो देंगे। अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब कंटिन्यूस एवेल्यूएशन एंड एनालिसिस होगा, और वो जैसे सोच रहे हैं हमको उसके बारे में नॉलेज होगी। तो हेल्प्स इन सॉल्व इन क्रिएटिव चैलेंजेस। काफ़ी चैलेंजेस होते हैं जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव मांगते हैं। डिफरेंट पर्सपेक्टिव का मतलब अलग तरीके से सोचना। अब अलग तरीके से एक अकेला इंसान कितना ही सोच लेगा, इसलिए हम लोग पूरी टीम रखते हैं जिसमें हर एक का अपना अलग पर्सपेक्टिव पहले से होता है। तो जब बहुत सारे लोग हैं तो सब अपने अपने तरीके से तो सोचेंगे ही सोचेंगे, तो सबके अलग अलग सॉल्यूशन लिख के आएंगे, तो उन सारे सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करने का मौका देता है डिज़ाइन थिंकिंग। फिर हेल्प्स इन ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो मेक्स अस रीथिंक रियल टाइम एस्पेक्ट्स व्हाइल मेकिंग। अब आप प्रोजेक्ट बना ही रहे हो तो बनाते बनाते अगर आपको कहीं कुछ क्लिक हो जाए कि यार इसको करने का बेटर तरीका, इस मॉड्यूल को नए तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर इस मॉड्यूल को इसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा स्पेस की, तो ऐसी चीज़ें हमको बनाते बनाते समझ में आती हैं। तो ये बनाते बनाते जब ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में भी डिज़ाइन थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल है। और आखिर में जो क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स थी उनको इफेक्टिवली मीट करने में ये हेल्प करता है। हम लोग प्रोटोटाइपिंग करते हैं ना, एक्सपेरिमेंटिंग करते हैं, इसलिए हमारे क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स इफेक्टिवली मीट होते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग है। अब हम लोग आते हैं प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। ये एक 5 स्टेप प्रोसेस होता है। इसमें पहला स्टेप एम्पथाइज है। एम्पथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। अभी डायरेक्टली नहीं हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही आए। हम लोग काफ़ी बार हम लोग ये भी देखते हैं कि जो टेस्टिंग है ये डायरेक्ट ऊपर चली जाती है सीधे एम्पथाइज पे, या फिर टेस्टिंग आपकी डिफाइनिंग पे भी जा सकती है। आइडिएट से आप डायरेक्ट प्रोटोटाइप बना सकते हो, या फिर आइडिएट से आप डायरेक्ट वापस से एम्पथाइज पे जा सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख के चलना होता है। डिज़ाइन थिंकिंग सिर्फ जो डायग्राम बनाओगे ना आप, उसको ऐसे मत करना। यहाँ पे एक एम्पथाइज की तरफ भी बना देना, यहाँ पे लिख देना अगर टेस्टिंग के दौरान कोई नया फीचर हमको समझ में आ जाए जो हमको आगे इंप्लीमेंट करना है, वो हम सीधा एम्पथाइज में डाल सकते हैं। इसका डायग्राम आप मैं अभी एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। वहाँ से आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझ में आ जाएगा। जितना हो पाए उस डायग्राम से क्लोज बनाएगा। ये मैंने डिफ़ॉल्ट में दे दिया है कि कोई भी आराम से बना पाए, लेकिन वहाँ पे अगर एक्सप्लेन करके लिखना होगा तो फिर जो भी मैं वीडियो के लिंक पे दे रहा हूँ तो उसमें से देख लीजिएगा, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा होगा। अभी हम एक एक फेज़ एक्सप्लेन करते हैं इसका। पहला है एम्पथाइज। एम्पथाइज का मतलब होता है रिसर्च योर यूजर्स नीड्स। एम्पथाइज का मतलब क्या होता है, मतलब एम्पथी देना, किसको, यूज़र को एम्पथी देना। यूज़र को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसके शूज़ में जाके हमको सोचना होता है कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है, और इस दिक्कत से उसकी ज़िंदगी का कौन कौन सा जो है ना एस्पेक्ट, कौन कौन सा एस्पेक्ट उसका ख़राब हो रहा है, उन सब के बारे में सोचते हैं। तो रिसर्च योर यूजर्स नीड्स, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम थ्रू यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। उसके तौर पर हम बैठ के यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एनालाइज करें अपनी प्रॉब्लम को जो हमको मिली है। उसके बाद आता है डिफाइन। तो डिफाइनिंग में क्या करते हैं, हम लोगों ने यूज़र का पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया कि उसको कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है। फिर हम लोग आते हैं डिफाइनिंग पे। तो स्टेट योर यूजर्स नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। तो यूज़र की नीड और प्रॉब्लम हम लोग इसको डायरेक्टली स्टेट करते हैं और फिर इन्फॉर्मेशन उठाते हैं। हमने यहाँ से जितना देखा वहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन उठाएंगे, और जो उसको कोर दिक्कतें हो रही हैं, यूज़र की दिक्कतें के जो कोर सॉल्यूशन होंगे उसके लिए हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। तो हमारे पास कोर प्रॉब्लम्स आ गई यूज़र की, उसको दिक्कतें हो रही है, एक दिक्कत हो रही है तो उसकी वजह से काफ़ी कहीं तो डिफाइन में क्या करना होता है कि हमको स्टेट योर यूज़र नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। यूज़र की नीड और प्रॉब्लम का मतलब क्या है, हमने यहाँ पे क्या देखा, यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू में देखा कि हम लोगों ने देखा कि यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कतें कहाँ कहाँ आ रही हैं। तो हमने उसको यहाँ डिफाइन वाले फेज में हमने उसकी सारी दिक्कतों को अपने तरीके से हमने डिफाइन कर दिया। हमने उसकी नीड्स अपने तरीके से डिफाइन कर दी, हमने उसकी प्रॉब्लम्स अपने तरीके से डिफाइन कर दी। कैसे डिफाइन करी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन अक्यूमुलेट करी इसी पार्ट से, पॉइंट ऑफ व्यू से उसके। तो हमने एम्पथाइजेशन फेज जो हमने दिखाया था अभी, यहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन अक्यूमुलेट करी, और कोर प्रॉब्लम्स जो थी उसकी, जो वो मेन फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स जिससे बाकी सारी प्रॉब्लम्स बन रही हैं, हमने उसको देखा, हमने उनको डिफाइन किया। अब हम ये हमारा डिफाइन था। आइडिएट में आते हैं। आइडिएट में क्या होता है कि आइडिएट में हमको चैलेंज करने होते हैं इन्हीं अजम्पशंस को जो यूज़र ने हमको बताए हैं। तो हम लोग उन सारे अजम्पशन को चैलेंज करते हैं और आइडियाज़ क्रिएट करते हैं। आइडिएट का मतलब क्या है, आइडिया क्रिएट करना। देखो एम्पथाइज में क्या किया था, हमने यूज़र के साथ एम्पथी दी थी और हमने देखा था कि इसको दिक्कतें कहाँ कहाँ हो रही है। डिफाइन में क्या था, डिफाइन में हमने प्रॉब्लम्स डिफाइन करी। आइडिएट में क्या है, हम लोग आइडियाज़ क्रिएट कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं अपने अजम्पशंस को और आइडियाज़ क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारे तरीके देख रहे हैं, फाइंड ऑल्टरनेटिव वेज टू लुक एट द प्रॉब्लम एंड आइडियल सॉल्यूशंस। तो हम लोग काफ़ी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसी प्रॉब्लम को बार बार देख रहे हैं और देख रहे हैं कि उसके लिए इस इंसान का सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए इस तरीके से सोचें तो फिर सॉल्यूशन क्या आ रहा है। तो ये सब हम देखते हैं आइडिएटिंग फेज में। फिर आता है प्रोटोटाइपिंग फेज। प्रोटोटाइप में क्या होता है, प्रोटोटाइप में होता है स्टार्ट टू क्रिएट सॉल्यूशंस। अब हमने बहुत सारे सॉल्यूशन यहाँ पे सोच के तो बैठ गए,
उनको बनाना भी होगा, क्योंकि हमको देखना है कि उनमें से कौन सा बेस्ट काम कर रहा है ना। तो हम लोग उन सबको सॉल्यूशंस को बनाते हैं, जितने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशन निकलते हैं उनके साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन निकालते हैं। तो बहुत सारे सॉल्यूशन में से एक बेस्ट प्रोटोटाइप, एक बेस्ट सॉल्यूशन निकलता है, तो उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने का मतलब हम लोग प्रीवियस फेसेस में भी जा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, लेकिन हम लोग यूज़र के रिस्पेक्ट में, एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में और अपने परफॉर्मेंस के रिस्पेक्ट में हम इसको टेस्ट करते हैं, ट्राई आउट करते हैं अपना सॉल्यूशंस को। तो एक बार फिर से देख लो, एम्पथाइज में क्या किया हमने, यूज़र के साथ एम्पथी दी और वहाँ पे उसके पॉइंट ऑफ व्यू उठाए। डिफाइन में क्या किया हमने, यूज़र की नीड और प्रॉब्लम को डिफाइन किया। इन दोनों से हमने कोर प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर लिया। कोर प्रॉब्लम्स आ गई, अब आइडिएट पे आ गए। हमने इन्हीं कोर प्रॉब्लम्स को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा और उनके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करी। आइडिएशन हो गया, अब प्रोटोटाइप पे आए। इन ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस में से क्या किया हमने, इनमें हमने इनको असली में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। और असली सॉल्यूशन बनाए, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और हमने बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन उनमें से निकाल दिया। फिर आते हैं टेस्टिंग पे। यहाँ से जो सॉल्यूशन निकला हमने उसको टेस्ट कर लिया। यहाँ पे टेस्ट करने पे अगर हमको कहीं दिक्कत लगी या फिर हमें पता चला कि एक फीचर मिसिंग है, तो हम वापस से आइडिएट पे जा सकते हैं नए तरीके से सोचने के लिए। इसी का मतलब ये था ना, जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ऊपर जाया जा सकता है, तो इसका मतलब वही होता है कि हम लोग प्रोटोटाइपिंग से किसी भी बार ऊपर जा सकते हैं। तो इंटरनेट पे जो भी मैं लिंक दूंगा उसमें आप देख लीजिएगा, उस वो वाला डायग्राम बना कर आएगा। बेसिक में इसको ही याद करके जाओ, लेकिन अगर एक्सप्लेन करने का वहाँ पे आ जाए तो फिर उसको बेटर दिखा सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। ये 5 स्टेप्स हैं, इनको अच्छे से देख लो, इनको किसी तरीके से रट लो यार। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखो, मैंने पूरे फिर से वीडियो को पीछे करके देख लो। मैंने एक एक स्टेप में बताया कि कैसे एक स्टेप का आउटपुट दूसरे स्टेप का इनपुट बनता है। तो उसको एक बार फिर से देख लेना और ये एक बार में याद हो जाएंगे। एम्पथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट। अब आते हैं दो चीज़ों पर, डिज़ाइन थिंकिंग की एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। हम एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ क्यों लिखें, क्योंकि इन दोनों को एक साथ ही समझना होता है, क्योंकि दोनों में आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा। एट्रीब्यूट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इधर है। तो एट्रीब्यूट में क्या होता है, एम्बिग्विटी क्या होती है, इसमें होता है बीइंग कंफर्टेबल व्हेन थिंग्स आरंट क्लियर। डिज़ाइन थिंकिंग के एट्रीब्यूट्स का मतलब ये होता है, डिज़ाइन थिंकिंग करते वक्त आपको क्या क्या लेके चलना है अपने साथ, इसको कहते हैं एट्रीब्यूट। तो एम्बिग्विटी मतलब अगर कोई प्रॉब्लम क्लियर नहीं है ना, अगर आप प्रॉब्लम को क्लियरली देख नहीं पा रहे हो, तो फिर पैनिक नहीं करना है। हमको ध्यान से देखना है, हमको कंफर्टेबल होना है इसी चीज़ में कि प्रॉब्लम क्लियर नहीं है, हमको धीरे धीरे उसको क्लियर करना है। हम लोग नेक्स्ट फेज में जैसे जैसे जाएंगे वैसे प्रॉब्लम हमारे हिसाब से अपने आप सेट हो जाएगी। तो एम्बिग्विटी होनी नहीं चाहिए। फिर आते हैं क्यूरियोसिटी पे। क्यूरियस होना चाहिए इंसान। जब थिंकिंग करोगे तो फिर क्यूरियोसिटी के थ्रू ही तो करोगे। अगर क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो फिर थिंकिंग का कोई, क्या कह सकते हैं, गोल ही नहीं बनता है। इटरेटिव, डिज़ाइन थिंकिंग है तो इटरेटिव होगा। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मतलब जो हमने एक सॉल्यूशन देख लिया है उसी को आगे कंस्ट्रक्ट करके हम लोग एक बेटर सॉल्यूशन बनाते हैं, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। तो हमारे पहले आइडिया को बेटर करने का जो तरीका होता है उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। फिर ओपन माइंडसेट। अब ज़रूरी नहीं कि आपने अपना जो सॉल्यूशन देख लिया है वही बेस्ट है, हमको और भी लोगों का सॉल्यूशन देखना होता है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। तो इनका जो सॉल्यूशन होगा हमारे से अगर बेटर निकला तो हमको इन्हीं को आगे डेवलप कर देना चाहिए। तो ये ओपन माइंडसेट लेके चलना होता है। नॉन जजमेंटल। अब मानो किसी ने सॉल्यूशन कोई बनाया, आगे जाके वो गलत हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे कभी वापस नहीं पूछेंगे कि भाई फिर से हमें बता देना इस पर। हमें किसी को जज नहीं करना है, हमें नॉन जजमेंटल होकर चलना है कि ये एक एट्रीब्यूट है डिज़ाइन थिंकिंग का। अगर आप डिज़ाइन थिंकिंग कर रहे हो तो फिर आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो एक चीज़ होती है ब्लेमलेस पोस्टमार्टम, उसको इंटरनेट पर सर्च करना, वो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग नाम की चीज़ होती है, उसका पार्ट होती है। ब्लेमलेस पोस्टमार्टम में क्या करते हैं हम लोग अगर कहीं दिक्कत आती है ना तो फिर हम उसको देखते हैं और जिस मॉड्यूल में दिक्कत आई हम लोग उसे क्रिएटर पे नहीं जाते कि भाई तुमने गलती करी है, तुम अच्छे इंजीनियर नहीं हो, ऐसा नहीं करता हम लोग, जजमेंटल नहीं होते उस पर। तो उसको कहते हैं नॉन जजमेंटल। फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स इसी के साथ पढ़ते चलो। एम्बिग्विटी तो यहाँ पे थी। अब देखो ये सॉल्यूशन फोकस थिंकिंग है। हमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिज़ाइन थिंकिंग के, हमें जो सॉल्यूशन को अपने ध्यान में रख के चलना है। हमें ये नहीं सोचना कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम का मेन पार्ट ये है, प्रॉब्लम दिक्कत कर रही है, वो सब नहीं करना हमें। हमें करना है कि सॉल्यूशन ऐसे ऐसे बन सकते हैं, इनमें से बेस्ट सॉल्यूशन ये है, इस सॉल्यूशन को ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमें सॉल्यूशन फोकस करके चलना है, ठीक है। एक्टिव लिसनर होना चाहिए। अब अगर आप डिज़ाइन थिंकिंग कर रहे हो और आपसे कोई कुछ कह रहा है तो आपको उसको पूरा अटेंशन देके लिसन करना होता है। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होता है, मानो दो लोगों के आइडिया हैं और उनमें से कोई एक बेटर आइडिया कह रहा है, मेरा आइडिया बेटर है, तुम्हारा आइडिया बेटर है, तो इन दोनों को इक्वली आपको देखना होता है। इन दोनों में से जिसका बेटर निकला है दूसरे को समझाओ कि वो क्यों बेटर है, उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट है जो तुम्हारे में नहीं है, और फिर दोनों साथ में मिलकर इसी आइडिया को डेवलप करने आगे चले जाओ। तो इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिज़ाइन थिंकिंग करने वाले लोगों के, कि वो एक्टिव लिसनर होते हैं, ध्यान से सुनते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर होते हैं, दिक्कतें नहीं आते, और प्रॉब्लम फ्रेमिंग होती है। प्रॉब्लम फ्रेमिंग क्या होता है, प्रॉब्लम फ्रेमिंग होता है कि एक जो प्रॉब्लम होती है उसको अपने हिसाब से एक फ्रेम में कर लो और उसमें अपने हिसाब से सोच लो
इससे क्या होता है कि आप प्रॉब्लम के साथ familiar हो जाते हो। familiar हो जाओगे तो फिर आप प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाओगे, उसको अप्लाई कर पाओगे, उसके लिए एक सोल्यूशन डेवलप कर पाओगे। इसे कहते हैं प्रॉब्लम फ्रेमिंग। अब आते हैं अबडक्टिव रीजनिंग। अबडक्टिव रीजनिंग का मतलब ये होता है, देखो अबडक्टिव का मतलब क्या होता है कि आर्बिट्रेरी, रैंडम। तो कोई भी रीजनिंग करने की वाली बात हो जाती है कि यहाँ पर हम लोग को दिमाग खोल के चलना होता है और किसी भी टाइप के रीज़न निकालो, जितने टाइप के आइडियाज़ बन पा रहे हैं ना वो सब निकालो। उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, वो सब बाद में देखेंगे। लेकिन जितने टाइप के आइडियाज़ हैं हमारे पास वो सब हमको निकालने होते हैं। तो एम्ब्रेस वल्नरेबिलिटी। अब आते हैं हम लोग लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पे। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी ने गलती कर दी, ये इसी के इक्वल है। तो अगर किसी ने गलती कर दी ना, तो फिर हमको उस गलती को एम्ब्रेस करना होता है। ज़रूरी नहीं कि हम उसको डांटें या फिर हम उसको फायर कर दें। ज़रूरी ये होता है कि हम उसको उसकी गलती बताएं और हम उसकी गलती को एम्ब्रेस करें और उसको आगे जो नेक्स्ट हम लोग जो प्रोटोटाइप बनाएंगे ना, उस प्रोटोटाइप में उस गलती को सॉल्व कर दें। अब ये देखो, नॉन जजमेंटल के इक्वली है एम्ब्रेस वल्नरेबिलिटी। हमको किसी को जज नहीं करना है, और अगर किसी ने गलती कर भी दी है तो फिर हमको उसको सॉल्व करना है, उसको उसको बार बार दोषी नहीं ठहराना है। ओपन माइंडसेट और अबडक्टिव रीजनिंग, हमें और भी लोगों का यहाँ पे लेके चलना है। और अबडक्टिव रीजनिंग मतलब जितने सॉल्यूशन आए ना सब आने दो, ये इसी को लीड कर रहा है। कंस्ट्रक्टिव, एक प्रॉब्लम से एक प्रॉब्लम जो एक जो सॉल्यूशन था हमारे पास, उस सॉल्यूशन से बड़ा सॉल्यूशन क्रिएट करें। और प्रॉब्लम फ्रेमिंग, हम अपनी प्रॉब्लम को हम किसी भी गिवन प्रॉब्लम को अपने फ्रेम में डाल के सोचें। तो ऐसे ही सब रिलेट करके लिख लेना। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक बार इसको पढ़ लो और हर एक पे दो दो लाइन पे लिख दो कि तो भी इनफ हो जाएगा भाई। अब आते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिज़ाइन थिंकिंग। अब ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिज़ाइन थिंकिंग के बीच के मेन डिफरेंसेस ये हैं, और इनको आराम से लिख सकते हैं। इसके इसके अलावा और भी जो हैं जो आप सोच पाओगे, उसको भी देखते हैं। तो ये है ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है, जो स्टैंडर्ड तरीका था डिज़ाइन थिंकिंग से पहले का, जो हम लोग स्टैंडर्ड तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखो, हम एक टीम को बुला लेंगे, जैसे कहीं दिक्कत हुई तो हम एक टीम, ऐसी टीम को बनाएंगे जिसमें सब लोग को वो चीज़ आती हो, सब लोग का सिमिलर बैकग्राउंड हो, है ना, सब लोग इंजीनियर हो। हम लोग ऐसी टीम को बुला लेंगे ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग में। और हम लोग जो वहाँ पूरी टीम के लोग होंगे वो सब अलग अलग काम कर रहे होंगे, अपने अपने तरीके से अलग अलग ही काम कर रहे होंगे। और ये उन ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा देखा जाता है जिनके लिए अलग से एक डिजिटल टीम बनी है और एक टेक्नोलॉजी टीम बनी है, और जो मेन थिंकिंग वाला काम होता है ना, जो मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला काम होता है वो सिर्फ इन्हीं का होता है और किसी का नहीं होता। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगी, वो सिर्फ या तो डिजिटल में होगी या तो टेक्नोलॉजी में होगी। तो ये सब ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इसके अलावा डिज़ाइन थिंकिंग देखो, डिज़ाइन थिंकिंग में ये सिमिलर बैकग्राउंड था, लेकिन यहाँ पे ना टीम के पास, सबके पास अलग अलग बैकग्राउंड्स होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड्स होते हैं डिज़ाइन थिंकिंग में। तो एवरी टीम हैज़ डिफरेंट बैकग्राउंड। और यहाँ पे सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ डाइवर्स थिंकर्स वर्किंग टुगेदर। यहाँ डिफरेंस क्या था, ये लोग एक तो साइलोज में काम कर रहे होते हैं, मतलब अलोन अलोन काम कर रहे होते हैं, हर बंदा अकेले अकेले काम करेगा। यहाँ डाइवर्स लोग हैं, सेम इंडिविजुअल नहीं है, डाइवर्स लोग हैं और अलोन नहीं काम कर रहे हैं, वर्किंग टुगेदर। फिर ये इनोवेशन इज लिमिटेड ओनली टू डिजिटल और टेक्नोलॉजी टीम्स। ऑर्गेनाइजेशन में यही दो टीम होंगी और इन्हीं दोनों टीम तक सारी चीज़ लिमिटेड रहेगी। यहाँ क्या है, इनोवेशन इज एट द कोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की कोर पर मतलब जितनी भी टीम होगी ना, उन सबको सिखाया जाएगा डिज़ाइन थिंकिंग। चाहे वो मार्केटिंग टीम हो, चाहे डिजिटल एनालिस्ट हो, चाहे विजुअलाइजिंग हो, सबको सिखाया जाएगा इनोवेशन। तो यहाँ पे ये ट्रेनिंग के डिफरेंस होते हैं। फिर प्रोडक्ट लॉन्चेस आर कैरिड आउट एट अ लेटर स्टेज। मतलब जो हमने सॉल्यूशन डिफाइन कर लिया उस पर सीधा काम करने लग जाते हैं। हम लोग आखिर में ही प्रोडक्ट निकालते हैं, कि यहाँ जो टीम होती है वो लोग सोचती है कि हाँ हमने निकाल लिया है और यही सही होगा, इसको आखिर में रिलीज़ कर देंगे। यहाँ क्या है, यहाँ अलग अलग प्रोटोटाइप बार बार बनाते रहते हैं, और प्रोटोटाइप्स आर रेगुलरली बिल्ट एंड लॉन्च। एक बार बन गया फिर हमने लॉन्च कर दिया, फिर अगला प्रोटोटाइप रेडी हुआ हमने उसको लॉन्च कर दिया। तो यहाँ पे प्रोटोटाइप्स बार बार लॉन्च होते रहते हैं बेस्ट सॉल्यूशन के लिए। और यहाँ क्या है, वर्किंग एनवायरनमेंट इज डिजाइन टू प्रमोट एफिशिएंसी। अब देखो, ये जो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस कॉर्पोरेट के को दिमाग में रख के रखा गया है। यहाँ जो इन्वायरमेंट होगा ये एफिशिएंसी प्रमोट करने के लिए होगा। तो यहाँ एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि हम लोग की जो टीम है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन को जितना बेनिफिट दे पाए, उतना जितना ये लोग बेनिफिट इससे निकाल पाए, ये इसके लिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। यहाँ क्या डिफरेंस है, यहाँ जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट इज डिजाइन टू फॉस्टर इनोवेशन एंड जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज़। यहाँ के इन्वायरमेंट में और यहाँ के इन्वायरमेंट में बहुत दिक्कत फ़र्क होता है। यहाँ सिंगल सिंगल केबिन्स होंगे, यहाँ मीटिंग रूम्स होंगे, समझ लो ऐसे ऐसे डिफरेंस होंगे। यहाँ इनोवेटिव तरीके से सारी चीज़ें रखी होंगी, यहाँ स्टैंडर्ड केबिन जैसे रखा होगा जैसे नॉर्मल कॉर्पोरेट में रखा जाता है। तो ये ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग था, ये डिज़ाइन थिंकिंग था। ये आपके सामने सारे डिफरेंसेस हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना और वहाँ पे पूछा जाए तो फिर अच्छे से एक्सप्लेन करके आ जाना। अब आते हैं बेनिफिट्स ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग ओवर ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब डिज़ाइन थिंकिंग क्यों चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसलिए चल रहा है क्योंकि ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग से ये बेटर है। अभी बेटर किस किस तरीकों में, किस किस रिस्पेक्ट में, वो देखते हैं।
डिज़ाइन थिंक तो इनके बहुत अलग अलग तरीके आते हैं। इसका मतलब यहाँ पे डीप इंटरेस्ट रखते हैं, हमारी जो टीम होती है ना ये डीप इंटरेस्ट रखती है लोगों पे जिनके लिए हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स की या सॉल्यूशंस की। तो ये मेन डिफरेंस यहाँ पे ये है। दूसरा क्या है, जो हमारे डिज़ाइनर्स होते हैं ना इनको ऑब्जर्व करने में और एम्पैथी डेवलप करने में हेल्प करता है डिज़ाइन थिंकिंग। हेल्प्स डिज़ाइनर्स टू ऑब्जर्व एंड डेवलप एम्पैथी विद द टारगेट यूजर्स। हम लोग यहाँ पे लोगों को समझ रहे हैं, लेकिन हम उनकी दिक्कतें ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और उनके साथ एम्पैथी भी डेवलप कर रहे हैं। अब देखो यार, जब तुम किसी के लिए एम्पैथी डेवलप कर लोगे तो फिर उसके सॉल्यूशन तुम्हें डेवलप करने में वो भी तो आएगा ना, मन भी तो करेगा कि हाँ चलो मैं इसकी हेल्प करता हूँ, ये काफ़ी दिक्कतों से गुजर रहा है, मैं इसकी हेल्प कर लेता हूँ। तो ये होता है यहाँ पर डिज़ाइन थिंकिंग में। यहाँ आपको खुद ही से लगता है कि मुझको इसके लिए डेवलप करना है। यहाँ क्या था, ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको पैसा मिल रहा है कि बना के दो इसके लिए, तो आप सब उसमें इतना नहीं ध्यान लगाओगे, इतना नहीं सोचोगे जितना आप यहाँ पर सोचोगे। तीसरा बेनिफिट देखो, enables us to question the problem, the assumptions and implications। अब ये तो एक डिज़ाइन थिंकिंग का मेन एस्पेक्ट भी तो यही है ना कि क्वेश्चन, हमको प्रॉब्लम को ही क्वेश्चन करना है कि ये दिक्कत है ही क्यों। उसके जो हम लोग अजम्पशन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं वो भी क्वेश्चन करना है और इम्प्लीकेशन भी क्वेश्चन करना है। अब आखिरी वाले पे आते हैं। डी टी इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल व्हेन वी फेस अ प्रॉब्लम दैट्स अननोन और अनडिफाइंड। अननोन और अनडिफाइंड का मतलब ये है, जो हम लोग को जो प्रॉब्लम होती है ना, जब हम समझ नहीं पा रहे हों या फिर हम लोग को वो डिफाइन ही ढंग से ना हो, तो हम लोग को डिज़ाइन थिंकिंग की बहुत यहाँ पे हेल्प मिलती है। ओके तो हमने ये देख लिया कि वो पीपल में हमको इंटरेस्ट रखना होता है क्योंकि डीटीज हमको उनके प्रोडक्ट और सॉल्यूशंस में डेवलप करने में हेल्प मिलती है। हमने ये देख लिया कि डिज़ाइनर्स जो होते हैं उनको ऑब्जर्व और एम्पैथी डेवलप करने में हेल्प करता है। हमने ये देख लिया कि हमको प्रॉब्लम और अजम्पशन और इम्प्लीकेशन पे क्वेश्चन उठाने पे हेल्प करता है। और हमने देख लिया कि अननोन और अनडिफाइंड प्रॉब्लम्स के लिए एक्सट्रीमली यूजफुल है। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग में। अब देखो यार, हिस्ट्री ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग, इसमें कुछ देखो 8 है ना, देखो 8 अलग अलग डेट्स हैं, यहाँ 3 है यहाँ 5 है। अब मैंने इनको ऐसे अरेंज किया है कि आराम से तुमको समझ में आ जाएगी सारी। यहाँ जितनी है ये सब डेकेड्स हैं, 1960s, 1970s, 1980s यहाँ है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ एग्जैक्ट डेट है, स्पेसिफिक है, देख रहे हो। ये है 1987, 1991, 1992, 2004। यहाँ पे सारी एग्जैक्ट डेट्स है, 2 फेजेस में कर दिया मैंने, ठीक है। तो ऐसे ही समझ लेना तो काफ़ी आसान पड़ेगा। तो 8 टाइम स्टैम्प्स हैं, फिर 8 टाइमलाइंस कह लो, ऐसे 8 हैं। तो पहले 3 ये है। 1960s में क्या हुआ था, 1960s में साइंटिफिक अटेम्प्ट्स किए गए थे जो हमको स्टडी के बारे में बताते थे डिज़ाइन के। तब डिज़ाइन थिंकिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हमें सिर्फ ये 1960s में पता चला कि स्टडी पे काफ़ी सारे साइंटिफिक अटेम्प्ट्स किए गए थे और एक प्रॉब्लम का सेट को डिफाइन किया गया था। उस प्रॉब्लम के सेट को क्या कहते हैं, उस प्रॉब्लम के सेट को विकेट प्रॉब्लम्स कहते हैं। वो क्या होगी अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो विकेट प्रॉब्लम्स पे बाद में आते हैं। तो ये देखा हमने 1960s पे क्या हुआ, साइंटिफिक अटेम्प्ट्स किए गए और विकेट प्रॉब्लम्स का नाम की चीज़ कुछ है जो डिफाइन करी गई। अब आते हैं 1970s में क्या हुआ। तो 10 साल बाद 1970s के दशक में क्या हुआ, द प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग वर मेड या फिर रिलीज्ड। ठीक है, डिज़ाइन थिंकिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वो सब हमने रिलीज कर दिए थे। और द वर्क वॉज फोकस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज़ वेरी पॉपुलर टुडे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत सारा काम उस समय पे किया गया है डिज़ाइन थिंकिंग का यूज़ करके। और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग को भी उसी समय रिलीज़ किया गया। कब, 1970s में। 1960s में हमने विकेट प्रॉब्लम्स डिफाइन की थी, साइंटिफिक अटेम्प्ट्स किए थे। 1970s में प्रिंसिपल लॉन्च करे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उससे काम हुआ। 1980s पे आते हैं, यहाँ क्या हुआ, यहाँ था डिज़ाइन स्ट्रैटेजी ऑब्जर्व्ड इन 1980s। अभी जो 1980s का दशक है ना, यहाँ पे एक चीज़ को इन्होंने रिलीज़ किया समझ के कि इन अ सेंट्रल फीचर ऑफ अ डिज़ाइन एक्टिविटी, इसको ध्यान से समझना, इन अ सेंट्रल फीचर ऑफ अ डिज़ाइन एक्टिविटी इट इज़ मोर प्रेफरेबल टू जनरेट अ फेयरली क्विक एंड सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन देन प्रोलॉन्ग्ड एनालिसिस। इसका मतलब ये होता है ना, ये तो भाई इंग्लिश है, इसको तो वहाँ पे लिख के आना ही आना है। इसका मतलब समझो, अब मानो कि कोई प्रॉब्लम है जो बहुत जल्दी सॉल्व करनी है। अब या फिर कोई प्रॉब्लम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपनी के लिए काफ़ी पैसे खा रही है। अब तुम बस 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो तुम उसका सॉल्यूशन जल्दी दोगे या फिर आराम से रिसर्च विसर्च करके बाद में दोगे। अब यहाँ पे हमको क्या पता चला 1980s पे कि बेटर क्या तरीका है। बेटर तरीका ये है कि इसका सॉल्यूशन जल्दी जल्दी करके फेयरली क्विक और सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन निकाल दो। इससे बेटर ये नहीं हो पाएगा कि अगर तुम बैठो उसके ऊपर रिसर्च करो, प्रोलॉन्ग्ड एनालिसिस मतलब लॉन्ग एनालिसिस करो, ये इतना काम नहीं बनेगा। तो इन्होंने ये चीज़ 1980s में रियलाइज़ करी कि जल्दी और सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन बेटर है अच्छी खासी एनालिसिस से। ये डिज़ाइन स्ट्रैटेजी 1980s में मिली। अब ये हुआ 1960s का, 70s का, 80s का। अब अलग अलग जो इवेंट्स हुए ना उन सबके अलग अलग डेट्स हैं, इसको ध्यान से समझना। 1987, 1987 में क्या मिला, डिज़ाइन थिंकिंग जो था कि डिज़ाइन थिंकिंग अभी बस एक स्टडी का पार्ट था, अभी सिर्फ एक स्टडी का टॉपिक था। अब इस स्टडी के टॉपिक को एक अलग से सेपरेटली एक नया कॉन्सेप्ट बना दिया गया। तो 1980s में इसको अलग कॉन्सेप्ट बना दिया गया एंड गिवन अ रिसर्च स्पेस ऑफ इट्स ओन। गिवन अ रिसर्च स्पेस ऑफ इट्स ओन का मतलब ये है कि हमने इसको अलग एक कंसेप्ट बना दिया और इस पे ही हमने डिज़ाइन थिंकिंग पे रिसर्च करनी शुरू कर दी। रिसर्च के लिए जो फंड्स लगते हैं, जो स्पेस लगती है, डॉक्यूमेंटेशन जो होता है ना, ये सारी रिसर्च के लिए हमने इसको
स्पेस अलॉट कर दी। तो डिज़ाइन थिंकिंग एक चीज़ बन गई 1987 में। फिर आता है 1991 में, एग्जैक्टली 4 साल बाद, IDEO, ये कंपनी का नाम है। और उनका जो, ये इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, वो उस कंपनी का नाम आइडियोलॉजी से निकलता है, इसीलिए आइडिया उसका नाम है। तो आइडियो ब्रॉट डिज़ाइन थिंकिंग इनटू मेन स्ट्रीम। तो जो मेन मीडिया होती है, मेन जहाँ पे जो हम लोग सब करते हैं, सारी थिंकिंग करते हैं, सारे सॉल्यूशंस का डेवलपमेंट जो होता है, उस एरिया में डिज़ाइन थिंकिंग को ये कंपनी लेकर आई। तो उन्होंने डिज़ाइन थिंकिंग का पोटेंशियल समझा, इसको मेन स्ट्रीम लेकर आई, और उसने अपनी अलग से टर्मिनोलॉजीज़ निकाली। जैसे टर्मिनोलॉजीज़ बोलने के तरीके होते हैं ना, अपने अलग से स्टेप्स निकाले और अपने अलग अलग टूल किट्स निकाल लिए कि हम लोग, जो तब की ऑडियंस थी, अब लोग अपने डेली प्रोसेसेस को ज़्यादा एक्सेसिबल उसको कैसे बनाएं डिज़ाइन थिंकिंग का यूज़ करके। तो ये आइडियो नाम की कंपनी थी जिन्होंने इसका पोटेंशियल रियलाइज़ किया, इसको मेन स्ट्रीम लेकर आई, इस पे अपनी टर्मिनोलॉजीज निकाली, स्टेप्स निकाली और टूल किट्स बनाए इस प्रोसेस को मोर एक्सेसिबल बनाने के लिए। 1987 में क्या हुआ था, फिर से देख लो। 1987 में डिज़ाइन थिंकिंग एक असली चीज़ डिक्लेयर कर दी गई थी कि भाई ये सेपरेट कंसेप्ट है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए, काफ़ी बड़ी चीज़ है। 1991 में इन्होंने रिसर्च कर ली, इन्होंने स्टेप्स निकाल दिए, टूल किट्स निकाल दिए लोगों तक पहुँचाने के लिए। 1992 पे आता है रिचर्ड ब्यूकैनन, इसका नाम रिचर्ड ब्यूकैनन है। तो रिचर्ड ब्यूकैनन सेड दैट साइंसेस डेवलप ओवर टाइम टू बिकम मोर एंड मोर कट ऑफ फ्रॉम ईच अदर until they become specialization in their own right। इसने क्या किया ना, इसने पहली बात तो इसने एक आर्टिकल पब्लिश किया विकेट प्रॉब्लम्स पे। विकेट प्रॉब्लम्स अभी रुकी हुई है ना, आपने देखा था कि विकेट प्रॉब्लम सबसे पहले 1960s में आई थी, और 1992 में मिस्टर ब्यूकैनन ने विकेट प्रॉब्लम्स पे एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया। इससे इसको और ज़्यादा क्या कह सकते हैं, बूस्ट मिल गया। तो इसने पहली चीज़ तो ये बताई कि मानो कोई सब्जेक्ट था, है ना, मान लो साइंस एक सब्जेक्ट था, सबने पढ़ा है ना क्लास 6 में क्या करते हैं, साइंस नाम का एक सब्जेक्ट होता है। जैसे जैसे क्लास 7th में आओ, 8th में आओ, तो साइंस में क्या होता है, साइंस नहीं रहता है, वो फिजिक्स अलग हो जाता है, केमिस्ट्री अलग हो जाता है, मैथमेटिक्स अलग हो जाता है, बायोलॉजी अलग हो जाता है। तो वैसे ही जो बड़ी बड़ी क्या कह सकते हैं, बड़ी बड़ी साइंसेज होती हैं, वो अपने ऊपर डेवलप करती रहती हैं। साइंस डेवलप होते होते फिजिक्स में अलग कट ऑफ हो गई, तो वो तब तक डेवलप करती हैं जब तक वो एक दूसरे से कट ऑफ ना हो जाए और अपने में ही एक स्पेशलाइजेशन ना बन जाए। अब देखो यार, अब फिजिक्स में भी PhD कर सकते हो, केमिस्ट्री में भी कर सकते हो, बायोलॉजी में भी कर सकते हो, है ना। तो वो सब अपनी अपनी स्पेशलाइजेशंस बन गई। इस चीज़ को रिचर्ड ब्यूकैनन ने 1992 में पब्लिश किया अपने आर्टिकल के साथ जो विकेट प्रॉब्लम्स पे बेस्ड था। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है, इसको ध्यान से देखना बस। 87 में कॉन्सेप्ट आ गया, 1991 में सबके लिए एक्सेसिबल हो गया, 1992 में एक साल के अंदर ही इसने ये चीज़ को रिलीज़ कर दिया, विकेट प्रॉब्लम्स को। अब आते हैं 2004 पे। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है डी स्कूल नाम की। डी स्कूल ने क्या किया, डी स्कूल ने डेवलपमेंट, टीचिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग को सारे डिज़ाइन थिंकर्स के लिए वर्ल्ड अक्रॉस सबके लिए ईजी बना दिया। उसने जो डिज़ाइन थिंकिंग थी इस पर डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी, इसको लोगों को सिखाना शुरू कर दिया, और इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका करना अपने डिज़ाइन थिंकिंग प्रोजेक्ट्स में सारे जो लर्नर्स थे उनके लिए एक्सेसिबल बनाया। ये डी स्कूल नाम की चीज़ है, ठीक है। इसको 2004 में हुआ था, ये याद कर लेना। और 2004 से सीधा आज के दिन आ जाते हैं। आज के दिन क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि आपका जो कॉलेज है, जो सारे कॉलेजेस हैं, AQT वगैरह सब कुछ, सारे लोग क्या कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट को, ये जो सब्जेक्ट है डिज़ाइन थिंकिंग का, इसको वो अपने सिलेबस में ला रहे हैं। सारी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़, बिजनेस स्कूल्स और बहुत सारी कंपनीज़ ने इंक्लूड कर लिया डिज़ाइन थिंकिंग को अपने डिग्री कोर्सेज में, और अपने जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कंपनीज़ में होता है, ऑर्गेनाइजेशन पे स्टूडेंट्स को या फिर इंटर्न्स को ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनको भी डिज़ाइन थिंकिंग सिखाया जा रहा है। तो ये इतनी फेमस चीज़ हो गई, ये इतना अच्छा तरीका है सोचने का कि इसके लिए अलग से सबको स्किल के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये थी आपकी हिस्ट्री। अब ये आज का समय है, फिर से एक बार रिवीजन करा लेते हैं, ठीक है। वैसे तो आप वीडियो को पीछे करके देख लेना कहीं दिक्कत हो तो फिर, लेकिन मैं फिर भी जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। 1960s में क्या किया था, साइंटिफिक अटेम्प्ट्स किए गए थे डिज़ाइन थिंकिंग पे, विकेट प्रॉब्लम्स निकाल दी गई थी। 70s में डिज़ाइन थिंकिंग के प्रिंसिपल निकाल दिए गए थे। 80s में हमने ये देख लिया था कि एक प्रॉब्लम के लिए जल्दी और फेयरली क्विक सॉल्यूशन बेटर होता है उस पर प्रोलॉन्ग एनालिसिस करने से। फिर 1987 में सेपरेट कंसेप्ट बन गया डिज़ाइन थिंकिंग। 91 में आईडियो ने DT के लिए मेन स्ट्रीम में कर दिया और इसकी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज निकाल दी। 92 में रिचर्ड ब्यूकैनन ने इस पे एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया जो विकेट प्रॉब्लम्स पे था। और 2004 में डी स्कूल ने इसको सबके लिए डेवलपमेंट और टीचिंग और इम्प्लीमेंटेशन ईजी कर दिया अक्रॉस द वर्ल्ड। और आज का सीन ये है कि आपके सब्जेक्ट्स में ही आ रहा है, ठीक है। सारी यूनिवर्सिटी, सारे बिजनेस स्कूल इसको अपने सब्जेक्ट में इंक्लूड कर रहे हैं। ये थी आपकी हिस्ट्री। अब आते हैं हम लोग किस पे, विकेट प्रॉब्लम्स पे। विकेट प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, विकेट प्रॉब्लम्स होती हैं प्रॉब्लम्स विद मेनी इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स जो उनको इम्पॉसिबल टू सॉल्व दिखा रही हूँ। अब कोई इम्पॉसिबल टू सॉल्व विकेट सोचो, प्रॉब्लम कोई सोचो जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सॉल्व है। जैसे पॉवर्टी है, अब देखो यार गरीब लोग हैं, तो इनको इस पॉवर्टी को कैसे सॉल्व किया जाए, या तो पैसा सस्ता कर दो या फिर उनको पैसे दे दो। अब वहाँ दिक्कत क्या आती है, वहाँ दिक्कत आती है कि जो हमारे देश की इकोनॉमी है वो गिर जाएगी, GDP गिर जाएगी अगर बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट करने लग गए तो आप देख रहे हो ऐसे इंटरडिपेंडेंट और भी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत आ जाएगी, चीज़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी।
तो वो सब इंटरडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स हैं, और इसी वजह से ये प्रॉब्लम एक विकेट प्रॉब्लम बन जाती है, पॉवर्टी एक विकेट प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि वो सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। अब इंटर जो भी विकेट प्रॉब्लम है ना, इसके तीन अलग अलग कैटेगरी, जो नहीं कैटेगरी नहीं कह सकते, इसके तीन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, जो तीन अलग अलग इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं ना, वो यहाँ है: इनकम्प्लीट, इनफ्लक्स और अनडिफाइंड। या तो एक प्रॉब्लम, अगर हम विकेट प्रॉब्लम में अगर किसी को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये तीन में होना चाहिए। एक तो प्रॉब्लम इनकम्प्लीट होनी चाहिए, है ना, वो प्रॉब्लम थोड़ी सी इनकम्प्लीट होनी चाहिए, इसका मतलब ये कि प्रॉब्लम का थोड़ा पार्ट मिसिंग होना चाहिए। दूसरा इनफ्लक्स, इनफ्लक्स का मतलब क्या होता है कि उस प्रॉब्लम के अंदर कहीं ना कहीं एरर हो। एरर का मतलब कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन गलत हो, इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, या फिर इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो सकती है, या फिर सब कुछ आपस में मिक्सड अप हो सकता है, इसको कहते हैं इनफ्लक्स। और ये होती है अनडिफाइंड। अब इनकम्प्लीट और इनफ्लक्स होगी तो फिर डेफिनेशन करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए उसके लिए थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है अनडिफाइंड। ये थी आपकी विकेट प्रॉब्लम्स। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लो अभी। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं। एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, पहला एग्जाम्पल पॉवर्टी, जैसे मैंने बताया, क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन। अब देखो यार, पॉवर्टी तो मैंने बता चुका हूँ, क्लाइमेट चेंज कैसे है। अब क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग में बहुत सारे फैक्टर्स कहाँ आ रहे हैं। मेन फैक्टर ये है कि अगर हम सारे इंजन बंद कर देंगे तो फिर ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। अब ट्रांसपोर्ट को रोकने के लिए हम कुछ और कर सकते हैं, क्या ईवी बना दो, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं ना उसको। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपने अलग खर्चे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट हो रही है, वो भी तो फ्यूल को जलाकर ही हो रही है। वो एक दूसरी इंटरडिपेंडेंट प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद इकोनॉमी आ जाएगी, तीसरी इंटरडिपेंडेंट। फिर जो पावर एक्सचेंज होता है, ऑयल एक्सचेंज होता है, ये सब बहुत सारी दिक्कतें हो गई ना। वैसी एजुकेशन भी है। और जितनी ऐसी प्रॉब्लम तुमको लग रही है ना, जो इंटरडिपेंडेंट फैक्टर से बन के मिलती है, उसको यहाँ पे एग्जाम्पल में मेंशन कर देना। अब चाहो तो आप एग्जाम्पल को, जैसे मैंने इतना से लिखा है, इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो यहाँ पे। इसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर लेना। इन तीन चीज़ों को लिख के इन तीनों चीज़ों को एक साथ एक्सप्लेन कर देना। और यहाँ पे जितने एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर देना। विकेट प्रॉब्लम पे क्वेश्चन आएगा तो इतना बहुत आंसर होगा। अब आगे हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। इसको भी चाहो तो उस पर लिख सकते हो। देखो, जैसे हमने बात करी ना, नो डेफिनेटिव फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं है इसको सॉल्व करने का। अब कोई ग्लोबल वार्मिंग के लिए कोई फॉर्मूला थोड़ी बन सकता है। मानो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके लिए तो फॉर्मूला है। ऐसी विकेट प्रॉब्लम्स के लिए फॉर्मूला नहीं होता। और इनके लिए कोई भी सॉल्यूशन गुड या बैड नहीं हो सकता, ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता। अगर हम गाड़ियाँ चलानी बंद कर दें ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो वो एक तरीके से तो अच्छा है, दूसरी तरीके से ख़राब है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा तो फिर सारे जो फार्मर से, खेती से सारे जो सामान आते हैं, खाने की सब्जी आती है, वो सब कहाँ से आएंगे। वो एक तरीके से बैड सॉल्यूशन हो गया। ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। इसको एग्जाम्पल बेसिस पे समझोगे ना यार, तो फिर आराम से समझ पाओगे, वहाँ पे आराम से एक्सप्लेन करके लिख पाओगे। इन सबको एक एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में बना लेना और उनको उसी के तौर पे समझ जाना। तो दे डू नॉट हैव अ सेट ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशंस। पोटेंशियल सॉल्यूशन बहुत सारे सॉल्यूशन का एक सेट होता है। इनके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस मुश्किल है लाने, है ना। एवरी विकेट प्रॉब्लम इज एसेंशियली यूनिक। यूनिक इसको याद कर लेना, इसको वहाँ लिख देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉवर्टी यूनिक है, क्लाइमेट चेंज भी यूनिक है, एजुकेशन भी यूनिक है। तो इन सबको लिख के आ जाना, तो इसको आराम से आप मेंशन कर सकते हो। फिर नो इमीडिएट टेस्टिंग ऑफ अ सोल्यूशन। अब इसके लिए कोई भी सोल्यूशन की टेस्टिंग करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसको आप एक्सप्लेन कर देना ऐसा ना कि जो टेस्टिंग हम लोग जब करते हैं तो फिर हमको एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट पता होते हैं। अब हमें बस इतना पता है कि सॉल्यूशन सॉल्व हो जाना चाहिए यार, हमें कुछ ये नहीं पता कि इसको कैसे करना है। तो हमारे एक तो जब सॉल्यूशन हमारा तैयार ही नहीं होगा फुल बेसिस पे, तो क्या टेस्टिंग होगी उसकी। इसीलिए इमीडिएटली टेस्ट कर ही नहीं सकते हम इसको। और हम आखिरी पे आते हैं नो स्टॉपिंग रूल। स्टॉपिंग रूल का मतलब कि एक सेट हो जाता है ना, कि जब हमारा चलो ठीक है एक फाइनल सॉल्यूशन हो गया, तो अब हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई पूरी तरीके से। इसमें इतने इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स हो जाते हैं कि इनके लिए कोई स्टॉपिंग रूल होता ही नहीं है। इसमें कोई जगह नहीं है कि हमें कोई तरीके से पता नहीं चल पाएगा कि हमारा सॉल्यूशन फाइनल है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। अब जैसे कि ट्रांसपोर्ट ले लो ना, जो पहले ज़माने में थे, पहले घोड़े चलते थे। घोड़े का सोल्यूशन सबको लगा कि हाँ, ये अब ज़िंदगी भर ये चलाएंगे पूरी दुनिया। लेकिन फिर क्या हुआ, उसके बाद मोटर्ड व्हीकल्स आ गए, साइकिल आ गई ना। साइकिल के बाद क्या, मोटर्ड व्हीकल्स आ गए, फिर एरोप्लेन आ गया, ट्रेन आ गई। ये सब देख रहा, ये जो एक ट्रांसपोर्ट का सोल्यूशन था, ये फाइनल नहीं था। यहाँ पे भी स्टॉपिंग रूल नहीं लगा, यहाँ पे भी नहीं लगा, यहाँ पे भी नहीं लगा। तो इसीलिए हमारे पास कोई स्टॉपिंग रूल नहीं होता इन चीज़ों के लिए। अब ये आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इनको आप आराम से मेंशन कर सकते हो। अब देखो यार, समझा मैंने बहुत मेहनत से समझा दिया। इसको आराम से लिख लेना 3-4 लाइन, और ये अच्छी खासी एक पेज आपका आराम से ले लेंगे। फिर आते हैं हम लोग स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशंस टू विकेट प्रॉब्लम। अब हम लोग सॉल्यूशन, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, विकेट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके हम लोग यही रख सकते हैं कि हम इन तीनों कैटेगरी में बांट दें। तो ये तीनों स्ट्रैटेजीज हैं, ये सॉल्यूशंस नहीं है। ये सब विकेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की या फिर उससे कोप अप करने की स्ट्रैटेजीज है। पहला है अथॉरिटेटिव स्ट्रैटेजी। अथॉरिटेटिव का मतलब कि हम किसी कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल को खड़ा करें और उनको बोले, जैसे कि भाई रोड नहीं बन रही, हमने गवर्नमेंट उठाई, गवर्नमेंट ने ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा किया, उनको बोला चलो ठीक है, आपसे तुम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, तुम जाके रोड बनाओ। अब हो सकता है उसमें कोई भी टाइप के लोग हो जाए जिनको ये भी नहीं पता हो कि रोड कैसे बनाते हैं, हो सकता है।
हम कह नहीं रहे कि है, हम कह रहे हैं बस हो सकता है, ठीक है, ये सीरियसली मत लेना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन टू अ ग्रुप। अभी इसका डिसएडवांटेजेस यही है कि द ग्रुप मे नॉट बी वेरी गुड एट इट। यहाँ हम लोग को यही डिसएडवांटेजेस देखने होते हैं कि हो सकता है जो सॉल्यूशन हमने रखा हो ना उसके लिए ग्रुप इतना अच्छा ना हो। फिर आते हैं कॉम्पिटेटिव स्ट्रैटेजी। यहाँ क्या होता है, हम दो टीमें या फिर बहुत सारी टीमों को इकट्ठा कर लेते हैं और सब अपने अपने अपोजिंग पॉइंट्स प्रेजेंट करते हैं। अपोजिंग पॉइंट प्रेजेंट करने से क्या होगा कि हमको पता चल जाएगा कि एक का सोल्यूशन से दूसरे का सोल्यूशन कितना बेटर है। इसका मतलब हम कंपेयर करके ना बेस्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये लिख के आ जाना। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये सबके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं का मतलब क्या है कि अगर एक इंसान को पता है कि मुझको इसका परफेक्ट सोल्यूशन मिल गया, या फिर चाहे उसके उसके लिए परफेक्ट हो, दूसरे वाले के लिए ना भी हो, तो भी वो अपना सोल्यूशन इसको नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी है, ये कंपटीशन है ना। इसलिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इज नॉट शेयर्ड बिटवीन पार्टीज। अब जब इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होगी तो ये कहाँ से डिज़ाइन थिंकिंग को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। जब ग्रुप में इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी तो सोल्यूशन तो निकालना बहुत दूर की बात है। इसलिए हम आते हैं अपनी थर्ड वाली और फाइनल वाली कैटेगरी में। ये होती है कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी। कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, स्टेक होल्डर्स जितने होते हैं ये सब कोलैबोरेट करते हैं अपने अपने सॉल्यूशन, या फिर कम से कम अपनी अपनी थिंकिंग प्रोसेस को अब यहाँ पे कोलैबोरेट मतलब कंट्रीब्यूट करके अपनी अपनी थिंकिंग प्रोसेस को यहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, अब मानो देखो यार तुमने बहुत सारे लोग थे, उन्होंने अपना एक सॉल्यूशन दे दिया सबने अपनी तरफ से। और जब सबने अपनी अपनी तरफ से एक एक सॉल्यूशन दे दिया तो यहाँ पे दिक्कत यह आती है कि किसी एक का सॉल्यूशन हो सकता है बहुत ज़्यादा ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए। कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब उसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएं। अब सब लोग सवाल करने में बिजी हो जाएंगे और सॉल्यूशन तो गया तेल लेने। इसीलिए हम लोग इसको, इसका बस एक डिसएडवांटेज है। अब देखो ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको ना यूज़ करें, जिनके डिसएडवांटेजेस हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम इनको टोटली रूल आउट कर दें। ये अपनी अपनी जगह पे ये बहुत अच्छे हैं। जैसे डिबेटिंग में सोचो इसके एडवांटेज क्या है, डिबेटिंग में इसका कितना यूज़ होता है ना। तो जितनी भी सभा होती है उसमें इसका कितना यूज़ होता है फॉर और अगेंस्ट में। तो सबके अपने अपने गुड और बैड पॉइंट्स हैं, बस वहाँ पे सोचते रहना और लिखते रहना। ये बहुत सिंपल था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी हो चुका है, आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ चुके हैं, आप इसको आराम से लिख ले जाओगे, ठीक है। अब हम आते हैं इनोवेशन और क्रिएटिविटी पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का, ये सब्जेक्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी क्या होता है, इनोवेशन और क्रिएटिविटी में पहले क्रिएटिविटी समझो उसके बाद ही इनोवेशन समझ पाओगे। क्रिएटिविटी क्या होती है ना, थिंकिंग ऑफ अ पॉसिबिलिटी और अ पॉसिबल सोल्यूशन इन एनी अप्रोच। अब हम लोग क्रिएटिविटी को क्या कहते हैं, मतलब हम अगर किसी को कहते हैं ना कि भाई तू बड़ा क्रिएटिव है, तो इसका मतलब क्या है ना कि वो सोच पाता है काफ़ी अच्छे अच्छे तरीक़ों में सॉल्यूशंस चीज़ों के। सॉल्यूशंस का मतलब कि मुझको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, तो भाई किसी ने सबसे पहले यही तो सोचा होगा ना कि काश मैं उड़ के पहुंच जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इसीलिए वो बाद में आखिर में रियलिटी बन गई कि चलो ठीक है भाई प्लेन्स आ गए यहाँ पे। तो किसी ने पहले सोचा होगा कि काश मैं उड़ जाता, किसकी तरह, वो पंछी की तरह हो कि यहाँ से पहुँच गया। तो वही बात है, क्रिएटिविटी चाहिए होती है सॉल्यूशंस को आगे बढ़ाने के लिए। तो थिंकिंग ऑफ अ पॉसिबिलिटी ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा सॉल्यूशन ही यहाँ पे पूरा दिमाग में रख लें। हमें बस इतना है कि हमको ऐसे ऐसे शायद मैं कर सकता हूँ, बस उस थिंकिंग वाली अप्रोच को ही हम लोग क्रिएटिविटी कहते हैं। इसमें लिमिट क्या है, लिमिट कोई नहीं है भाई, जितना तुम सोच पाओगे वही लिमिट है। ओनली लिमिट इज़ योर थिंकिंग। और फिर डेवलप्स विद लर्निंग एंड ग्रोइंग एंड यूजिंग इमेजिनेशन। ये बेसिकली पूरा इमेजिनेशन का खेल है। तो हमको लर्निंग और ग्रोइंग के साथ ये डेवलपमेंट होता है। और इसमें बस ये एक बात है कि हम जितना भी सोच लें ना, जितना भी बड़ा आप सॉल्यूशन सोच लो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी जब तक वो इम्प्लीमेंट ना किया जाए। अब जो राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने पहले देखा कि पंछी को देखो यार पंछी उड़ रहा है, काश मैं भी ऐसे उड़ पाता। वो खाली सोच के सीधा निकल जाते इधर उधर घूमने। तो उस थिंकिंग का कोई वैल्यू नहीं होता, उस क्रिएटिविटी का कोई वैल्यू नहीं होता। इसलिए उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। यही क्रिएटिविटी का मेजर पॉइंट है जो इनोवेशन पूरा करता है। इनोवेशन इज एप्लीकेशन ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़। अब जो क्रिएटिविटी हमने कर ली उसको इम्प्लीमेंट करना रियल लाइफ वर्ल्ड में, जिससे हम एक सॉल्यूशन तैयार कर पाएँ, उसको कहते हैं इनोवेशन। इनोवेशन कैन बी अ प्रोडक्ट, अ प्रोसेस, अप्रोच, कुछ भी हो सकता है। ये एक इनोवेटिव प्रोडक्ट हो सकता है, एक इनोवेटिव प्रोसेस हो सकती है, एक अप्रोच हो सकती है इनोवेटिव। तो इनोवेशन कुछ भी हो सकता है, ये क्रिएटिविटी से कनेक्टेड है। इनोवेशन इज व्हाट इज इनोवेशन बेसिकली, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एन एग्जिस्टिंग क्रिएटिव आइडिया एंड एक्सप्लॉइटिंग देयर बेनिफिट फॉर कमर्शियल सक्सेस। अब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कमर्शियल सक्सेस, यहाँ फाइनेंशियल सक्सेस भी हो सकता है ना, यहाँ सोशल सक्सेस भी हो सकता है। बेसिकली किसी भी क्रिएटिव आइडिया जो आपने सोचा है या फिर ऑलरेडी उसको सोच के रखा था, हमने उसको बस इम्प्लीमेंट कर लिया एक इनोवेटिव तरीके में, जिससे हमको बेनिफिट मिल रहा है। चाहे अपना बेनिफिट मिल रहा है, चाहे फाइनेंशियल मिल रहा है, चाहे सोसाइटी का मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। इसे कहते हैं इनोवेशन। इन दोनों के बीच में रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। तो इनोवेशन में यहाँ पर रिलेशन ये है दोनों के बीच का, बोथ आर अ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप आपका एक सब्जेक्ट है ये बीटेक में ही। तो एंटरप्रेन्योरशिप दोनों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब एक एंटरप्रेन्योर कोई बिजनेस चलाता है ना, उसके पास एक आइडिया होता है, वो आइडिया उसको क्रिएटिविटी से मिलता है।
और उस आइडिया को वो जब रियलिटी बनाता है उसके लिए उसको चाहिए होती है इनोवेशन। इसीलिए इनोवेशन और क्रिएटिविटी का रिलेशन ये है कि दोनों एंटरप्रेन्योरशिप में काम आते हैं। दोनों यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब कोई भी कर सकता है, मैं आप सब कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आप सोचना जानते हो तो फिर आप इन दोनों को कर सकते हो। तो बोथ आर नीडेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओ, वहाँ पर अगर आपको सक्सेस चाहिए तो फिर आपको एक सॉल्यूशन ऐसा बनाना होगा जो कस्टमर के लिए क्रिएटिव भी है और कंपनी के लिए इनोवेटिव भी है। क्योंकि देखो यार, जब हम लोग एक ऐसे, जैसे अपनी मार्केटिंग ही देख लो, जो मार्केट अभी चल रही है जैसे काफ़ी चीज़ों की, वहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही प्रोडक्ट को बार बार अपने तरीके में बना के बेच रहे हैं। कोई डिज़ाइनिंग बेटर कर दे रहा है, तो कोई उसका लुक बेटर कर दे रहा है ना, कोई नया इनोवेटिव तरीके ले आ रहा है जिससे वो काम करता है। तो यहाँ पे इसलिए इन दोनों का रिलेशन एक साथ आ जाता है, क्रिएटिविटी भी और इनोवेशन भी। तो बोथ आर यूनिवर्सल, बोथ आर नीडेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन सब में से ऊपर हो जाए, कि उसने एक नया इनोवेटिव तरीका निकाला है इसी प्रोसेस, इसी प्रोडक्ट को बनाने का। और बोथ आर रिलेटेड टू डेवलपिंग न्यू नॉलेज, न्यू गुड्स, न्यू फैक्ट्स, न्यू ऑब्जेक्ट्स। ऐसे और भी चीज़ें हो सकती हैं, न्यू प्रोसेसेस भी हो सकता है ना, कोई कोई नया प्रोसेस आपने इन्वेंट कर दिया हो क्रिएटिविटी और इनोवेशन के साथ। तो ये सारे रिलेशंस हैं जहाँ पे क्रिएटिविटी और इनोवेशन मिक्स होती हैं, और ये सब उनके एप्लीकेशंस है। अब ये तो भाई हो गई आपकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन और इनके रिलेशन। अब देखो, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को अपनी जो टीम है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप बूस्ट कैसे करोगे। पहला आप ये कर सकते हो कि ओपन क्रिएटिव वर्क एनवायरनमेंट बना दो, जहाँ से सब लोग को क्रिएटिविटी पहले से देखिए हर जगह, है ना। जब दीवार में अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी लिखी होगी तो फिर आप वही सब सोचोगे, आप कुछ नए नए आइडियाज़ लेके आओगे। और फिर अपनी टीम को मोटिवेट करो यार, टीम की मोटिवेशन भी ज़रूरी होती है। प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल करो, है ना। प्रॉपर टूल्स होने चाहिए हमारे पास क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए। और डाइवर्सिटी इंगेज करो। इनकरेज डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग होने चाहिए जिनकी अलग अलग थिंकिंग हो, अलग अलग पर्सपेक्टिव हो। उन सबको अपनी टीम में लाओ कि वो सब एक साथ सोचेंगे, तो फिर हमारी डाइवर्सिटी हो जाएगी। और डिज़ाइन थिंकिंग में इसी का तो ज़रूरत होती है, सब अपने अपने पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो अपने अपने सॉल्यूशन लेके आएंगे। वही तो ज़रूरत है डिज़ाइन थिंकिंग की। फिर क्रिएट इनोवेटिव टीम्स, इनोवेटिव पीपल की टीम्स होनी चाहिए। और फिर आखिर में आता है डोंट पेनलाइज। डोंट पेनलाइज का मतलब क्या होता है, मतलब पेनल्टी ना लगा देना अगर किसी ने कोई जो सॉल्यूशन सोचा था ना वो इतना अच्छे से काम नहीं कर पाया। तो अगर किसी की गलती हो गई या फिर सॉल्यूशन इतने अच्छे से काम नहीं कर पाया, या फिर कोई एक एस्पेक्ट के बारे में वो सोचना भूल गया, तो उस पर पेनल्टी मत लगा दो। उसको बोलो कोई बात नहीं भाई, होता है, अगले सॉल्यूशन में इसको ध्यान में रखना। तो ऐसे इंकरेजमेंट होनी चाहिए पूरी टीम में कि आपकी टीम में क्या इनोवेशन और क्रिएटिविटी इंक्रीज हो। ये सारी स्ट्रैटेजीज थी इनोवेशन और क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने की इन ऑर्गेनाइजेशन एंड टीम्स। अब हम आते हैं, इनोवेशन और क्रिएटिविटी तो हो गया, अब आते हैं डिज़ाइन माइंडसेट के। तो डिज़ाइन माइंडसेट क्या होता है, डिज़ाइन माइंडसेट आर ऑल अबाउट हाउ वी कैन वर्क और हाउ वी कैन टैकल प्रॉब्लम्स दैट अराइज इन वर्क। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो, सबसे पहले ये देखो यार, डिज़ाइन माइंडसेट जो होता है ना, ये सॉल्यूशन फोकस्ड होता है, ये एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट होता है। एक माइंडसेट जिसमें सॉल्यूशन पूरा आपके पास, सॉल्यूशन पे ही सारा फोकस हो, प्रॉब्लम पे इतना फोकस ना हो जितना आप सॉल्यूशन बनाने में लगे हो। आपको मेनली एक्शंस लेना है ना, इस वाले पार्ट को ही, इसको कहते हैं डिज़ाइन माइंडसेट। तो ये बस यही है कि हम काम कैसे करते हैं और हम काम में जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है ना वो सबको कैसे टैकल करते हैं, सबको कैसे सॉल्व करते हैं। अब आते हैं कोर ऑफ डिज़ाइन माइंडसेट के। तो कोर ऑफ डिज़ाइन माइंडसेट कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको एक्सप्लेन करने होंगे। इसको आप अच्छे से समझ जाओगे तो फिर एक्सप्लेनेशन ऐसी आ जाएगी। सिंपल पॉइंट्स है भाई। एवरीथिंग इज़ अ प्रोटोटाइप। एवरीथिंग इज़ अ प्रोटोटाइप का मतलब, प्रोटोटाइप में क्या होता है, प्रोटोटाइप में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं, जो हर प्रोटोटाइप के साथ में होती है। हर प्रोटोटाइप के साथ में क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है। तो एवरीथिंग इज़ अ प्रोटोटाइप मतलब हर एक चीज़ में इंप्रूवमेंट की जा सकती है। गोइंग विजुअल, सब कुछ विजुअली देखना शुरू कर दो। कोई प्रॉब्लम है उसको विजुअली इमेजिन करना शुरू कर दो, उससे जल्दी मिल जाता है आपको सॉल्यूशन। वेलकम क्रिटिसिज्म। अब देखो भाई, कोई नया तरीका निकालोगे तो फिर क्रिटिसिज्म तो आएगा ही आएगा, है ना। जब इंस्टाग्राम आ रहा था तो फिर काफ़ी लोग वहाँ पे शिफ्ट नहीं करना चाह रहे थे, आज देखो कितना बड़ा सक्सेस है। तो क्रिटिसिज्म यहाँ पर आ जाता है, तो हमको उसको हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको लेके हमें डीमोटिवेट नहीं हो जाना चाहिए। फिर वर्किंग है ना मिक्स टीम। अभी हमने देखा था कि इनकरेज डाइवर्सिटी, यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग होंगे, तो आपको उनके बारे में अच्छा सोचना होगा और उनके साथ काम करने की आदत डाल लेनी होगी। कंस्ट्रेन योरसेल्फ, अपने ऊपर थोड़ी लिमिटेशंस लगाओ, थोड़ी डेडलाइंस लगाओ। डेडलाइन लगाने से क्या होता है, डेडलाइन लगाने से आपको एक एहसास आ जाएगा कि यार हाँ, मुझको ये करना है, मुझको ये वीडियो अभी बनानी, मुझे ये नोट्स अभी तैयार करना है, अभी एग्जाम आ रहे लोगों को ज़रूरत है, मुझको इसको आज करना है। तो इससे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो, सारे काम करते हो और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हो अपने एक्सप्लेनेशंस में। और पॉज फीजिबिलिटी। अब ये सारे 6 पॉइंट्स हैं ना, ये सिर्फ डिज़ाइन माइंडसेट के कोर हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी है, ठीक है, सॉल्यूशन फोकस्ड, एक्शन ओरिएंटेड। तो इन सबको आप लिखो, और इसके अलावा एक और काम करना। डिज़ाइन माइंडसेट्स की कुछ अलग अलग डेफिनेशंस हैं, वो गिवन बाय आईडियो, गिवन बाय स्टैनफोर्ड डी स्कूल, गिवन बाय पीडीएमएस डिज़ाइन बुक। इन सबको आप एक बार स्टडी कर लेना, या फिर क्वांटम वाले क्वेश्चन में होगी, वहाँ पे जाके स्टडी कर लेना। इसको देखने से आपको इसको एक्सप्लेन, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया उसको आप बेटर वे में लिख पाओगे। इसमें अलग अलग स्टेप्स मैंशनड है, ठीक है। इसको एक बार देख लेना जाने से पहले।
अब हम आते हैं की एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। की एलिमेंट्स का मतलब क्या है, जो 5 मेन चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम डिज़ाइन थिंकिंग को डिफाइन कर सकते हैं। पहली बात तो वो ह्यूमन सेंटर्ड होता है। ह्यूमन सेंटर्ड मतलब जो प्रिंसिपल है वो एम्पैथी से ही शुरू होता है। प्रिंसिपल स्टार्ट्स विद एम्पैथी टूवर्ड्स यूजर्स, कस्टमर्स, या फिर जिसके लिए भी हम प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है। तो मेन चीज़ जो होती है वहाँ पे एम्पैथी होती है। तो दूसरी बात है, दूसरा की एलिमेंट क्या है, क्रिएटिविटी एंड प्लेफुल। अब क्रिएटिव तो होना ही है, अलाउज न्यू पर्सपेक्टिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। प्लेफुल का मतलब क्या है कि एकदम सीरियस नहीं लेना है काम को। सीरियस सिर्फ कॉर्पोरेट लोग करते हैं, जिनमें रेपिटेटिव टास्क बस हो रहे हैं। उनको बस लोग चाहिए जो काम करें। उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सोचे बैठ के नए नए सॉल्यूशंस डिज़ाइन करें। तो जब डिज़ाइन थिंकिंग वाले पार्ट में आप काम कर रहे हो ना, तो आपको क्रिएटिव रहना है और प्लेफुल रहना है कि आपको नई नई चीज़ें अपने आप ही समझ में आ जाए। इटरेटिव, बार बार करके चलना है। कोलैबोरेटिव, काफ़ी सारे लोगों के साथ कोलैबोरेट करना है। प्रोटोटाइप ड्रिवन, प्रोटोटाइप्स बनाना है। ये काफ़ी सिंपल पॉइंट्स थे। ये थोड़े एक्सप्लेन वाले पॉइंट्स हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे लिखना है वहाँ पे इसको। और इसको तो आप बना के लिख ही लोगे। बार बार करना है, लोगों के साथ मिलकर करना है, और प्रोटोटाइप भी तैयार करते जाना है कि हमको इंप्रूवमेंट्स मिल पाए बार बार, हर एक प्रोटोटाइप नए प्रोटोटाइप के साथ। तो ये था आपके की एलिमेंट्स। अब आते हैं हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग में। प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग क्या कहते हैं? पहला तो है आइडिया। जितने आइडियाज़ बना पाओ उतने आइडियाज़ बनाओ, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो डिज़ाइन थिंकिंग में है जनरेट एज मनी आइडियाज़ एज यू कैन। और फिर उनके पास हम उसके बाद हमको क्या करना होता है, कोलैबोरेशन करना होता है। हमने यहाँ पे भी की एलिमेंट्स में भी ये है। तो कोलैबोरेशन करना है बिटवीन डिफरेंट टीम्स फॉर आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव। आइडियाज़ हम अकेले जनरेशन नहीं करना है, हमें सबके साथ मिलकर आइडियाज़ जनरेट करना है। जितने भी चीज़ें दिमाग में आ रही वो सब वहाँ पे नोट करते जाओ। और फिर उन आइडियाज़ के साथ एक्सपेरिमेंट्स करो, प्रोटोटाइप्स बनाओ। एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्रोटोटाइप्स टू टेस्ट द कॉन्सेप्ट। जो हमने अभी कॉन्सेप्ट निकाला है ना आइडियाज़ से, उसको, उस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए प्रोटोटाइप्स बनाओ, उन पर एक्सपेरिमेंटेशन करो कि तुम्हें पता चले कि हाँ यार ये काम कर रहा है, या फिर इससे कोई बेटर तरीका भी हमारे पास मिल जाता है। फिर आते हैं फोर्थ पे, बी अवेयर ऑफ द प्रोसेस। हमको जब डेवलपिंग होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्स नॉलेज एंड अटेंटिवनेस। अगर आप किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ऐसे ही सोते सोते नहीं समझ जाओगे, तुमको उस पर ध्यान देना होगा। तुम्हें उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तुम्हें उसकी नॉलेज लेनी चाहिए। और जब सब लोग डिस्कस कर रहे हो तो फिर आपको अटेंटिव रहना है, बी अवेयर ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। और आखिरी है कॉल टू एक्शन। अब प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच टू सॉल्विंग। तो ये हम लोग कॉल टू एक्शन का मतलब ये होता है कि हमको डिस्कशंस कम करने हैं और काम ज़्यादा करना है। हमें रिसर्च ज़्यादा कंडक्ट करनी है। हमें ग्रुप्स हमारे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं ना, हमें उन ग्रुप्स के साथ कम्युनिकेशन ज़्यादा करना है। हमें प्रॉब्लम को उस तरीके से समझना है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग और लेस डिस्कशंस ऑन व्हाट दे वांट, मोर डिस्कशंस ऑन मोर रिसर्च एंड ग्रुप कम्युनिकेशंस। तो अपने हिसाब से बैठ के सोचना कि हाँ उनको ये चाहिए होगा या फिर उनको ये चाहिए होगा, इससे बेटर है उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं से पूछो, उन्हीं से सामने रिसर्च करो और ग्रुप कम्युनिकेशन करो। उनसे पूछो कि कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है, इसके अलावा कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है, ये सारी चीज़ें। तो ये थी आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। अब हम आते हैं 13 म्यूजिकल नोट्स फॉर डिज़ाइन माइंडसेट। ये यार काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको डाल दिया है। इसको काफ़ी सिंपल तरीके में मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। और एक एक नोट कह सकते हैं, एक एक नोट पे आप आराम से 3 से 4 लाइन लिख जाओगे। 13 नोट्स हैं, बहुत सारा कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इन 13 नोट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहली 5 जो होती हैं उनको कहते हैं फोर्सेस ऑफ ग्रोथ, जो आपको डिज़ाइन थिंकिंग को डेवलप करने में इंकरेज करती हैं। फिर आती हैं दूसरी 5 फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन, जो डिज़ाइन थिंकिंग को डेवलप करने में डिस्करेज करती हैं। और फिर 3 कैपेसिटी लेवल्स, जो अफेक्ट कर सकती हैं अच्छे में भी और बुरे में भी, ठीक है। तो डिज़ाइन थिंकिंग फोर्स ऑफ ग्रोथ को देखो, ये देखो यहाँ पे लिखा है सेपिया। सेपिया क्या होता है ना, ये एक फ़िल्टर होता है। तो इसको एक बार देख लेना, स्नैपचैट फ़िल्टर होता है, फ़ोटो फ़िल्टर होता है। इसको ऐसे याद कर लेना, SEPIA को CPIA कह के, ठीक है। और ये डी कैफ है, ठीक है, डी कैफ़े, ये सुना ही होगा आपने। और ये वैल, इसको ऐसे याद कर लेना, ठीक है। एक पहला सेपिया है वो ग्रोथ का है, डी कैफ फ्रिक्शन का है, वैल कैपेसिटी लेवल है। अब ये एक्चुअली में क्या होता है इसको समझो। एक्चुअली में सेपिया क्या होता है, स्किल, एक्सपर्टीज, पर्सपेक्टिव, आइडिया एंड अलाइनमेंट, ठीक है। अब इन सबको अलग अलग आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये मैं आपको आज अभी समझा दे रहा हूँ, इसको अच्छे से आप एक्सप्लेन करते जाओगे, बहुत सिंपल है ये। स्किल क्या होती है, एक चीज़ को अगर आप मास्टर कर लो, मानो आप प्रोग्रामिंग को मास्टर कर लो, तो फिर आप बाद में उसको अपनी स्किल में मेंशन कर सकते हो कि मुझको ये आता है, मैं इस पर कोई भी, इस अप्रोच से कोई भी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर पाऊंगा। तो ये आपकी स्किल होगी। और अगर आप उस स्किल में आप बहुत समय तक करते जाते हो तो फिर आप उस पर एक्सपर्टीज डेवलप कर लेते हो। स्किल तो ये सिर्फ उतना होता है कि मुझको हाँ ये आता है, मैं इस पर कोई भी प्रॉब्लम इस अप्रोच से सॉल्व कर ले जाऊंगा। अगर आप बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हो तब आप उस पर एक्सपर्ट बन जाते हो और उस पर एक्सपर्टीज डेवलप करते हो। फिर पर्सपेक्टिव, अब आप अपनी इस स्किल की एक्सपर्टीज के पर्सपेक्टिव पे ही उस प्रॉब्लम को व्यू करते हो। इसको कहते हैं आपका पर्सपेक्टिव। मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, एक एक्सपर्ट का पर्सपेक्टिव क्यों लेते हैं, क्योंकि उसके पास एक्सपर्टीज होती है ना, इसीलिए उस एक्सपर्ट का पर्सपेक्टिव लेते हैं। और आइडिया आपको पता ही है, उस पर्सपेक्टिव के बाद अपने सॉल्यूशंस, आइडियाज़ निकालो जिससे आप सॉल्यूशन क्रिएट कर पाओ। और फिर उन आइडियाज़ को अलाइनमेंट के थ्रू सॉल्यूशंस में कन्वर्ट कर दो। बहुत सिंपल था ये सिर्फ 5 है, अभी एक्चुअली में 13 है ना, तो 5 है ये, बाकी 5 यहाँ पर आओ। ये डी कैफ है।
तो विल डिस्करेज डिज़ाइन माइंडसेट, ये क्या था, विल हेल्प इन डेवलपिंग डिज़ाइन माइंडसेट फॉर एवरीवन। ये था विल डिस्करेज डिज़ाइन माइंडसेट। पहला होता है डाउट। अब देखो यार, तुम थिंकिंग करनी कब रोकोगे, जब पहली बार तुम्हारे अंदर डाउट हो कि यार मैं शायद कर पाऊँ ना कर पाऊँ, शायद मेरा सॉल्यूशन काम करे या फिर ना करे। इस डाउट में नहीं कर पाते थिंकिंग। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट, कि कोई कह रहा है कि काम करेगा, कोई कह रहा है नहीं करेगा, अब किसकी सुने। तो ये भी एक तरीका आ जाता है जहाँ पे डिज़ाइन थिंकिंग को हिंडर कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तीसरा एंगर, गुस्से में यार इतने सॉल्यूशन नहीं आते हैं। फेयर, किसी चीज़ का डर है तो फिर वो आपको सॉल्यूशन बनाने से ही रोक रहा है। और ईगो, इससे आप काफ़ी बार चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, आप अजम्पशंस ड्रॉ करने लगते हो और आप कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हो, जिसकी वजह से आपकी डिज़ाइन थिंकिंग में कहीं ना कहीं एक दिक्कत तो निकल ही आएगी, निकल आएगी। तो इसको कहते हैं ईगो। ये आपका फेयर हो गया, एंगर, कॉन्फ्लिक्ट, डाउट। तो ये डी कैफे यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो डी कैफे और स्टिपिया। अब हम आते हैं वैल पे। वैल क्या है, वी फॉर वल्नरेबिलिटी, ए फॉर अप्रिसिएशन और एल फॉर लिमिटिंग बिलीफ। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वल्नरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं गलत कोई कर दो, कोई आपके सोल्यूशन में कहीं एक गलती निकल आए, या फिर आपके सोल्यूशन के में एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है जो आप जानते हो, तो वो आपके सॉल्यूशन को ना वल्नरेबल बना देता है। मतलब उस पर अगर कोई और काम करे तो वो इस सॉल्यूशन को देख सकता है, इसके ऊपर एक दूसरा डेवलप कर सकता है या फिर इसको ख़राब कर सकता है। इस डर की वजह से आप इस पर ज़्यादा डेवलप नहीं करोगे, इसको कहते हैं वल्नरेबिलिटी। अप्रिसिएशन, अब ये देखो, ये इनमें इसको अगर आप यूज़ करना चाहो तो इसको आप अच्छे से में भी यूज़ कर सकते हो, इसको ख़राब में भी यूज़ कर सकते हो। ओवर अप्रिसिएशन करने से आपको ईगो मिल जाएगा, और अगर आप सिर्फ लिमिट में अप्रिसिएट करोगे किसी को उसके काम के लिए, तो उस अप्रिसिएशन से उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है, तो वो बेटर सॉल्यूशन डेवलप कर पाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसको आप अच्छी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हो और बुरी में भी यूज़ कर सकते हो। फिर लिमिटिंग बिलीफ, अगर आपकी लिमिट्स बहुत छोटी हैं तो फिर यार आप इतने सॉल्यूशन तो डेवलप नहीं कर पाओगे, आपको इसको एक्सटेंड करना होगा। तो अपनी लिमिटिंग बिलीफ को एक्सटेंड करो। अपनी बिलीफ्स, कहाँ से बिलीफ्स को एक्सटेंड करते हैं, जब हम अजम्पशंस पे क्वेश्चनिंग करेंगे, जब जो हम अज्यूम करके बैठे हैं उस पर क्वेश्चनिंग करेंगे, तभी तो हमारी बिलीफ एक्सटेंड होंगी। तो इसलिए इसको अच्छे मैनर में लिख के आना, इसको भी अच्छे मैनर में लिख के आना जितना हो पाए, और ये तीन आप एक्सप्लेन कर जाओगे। इन चारों को मैं ऑलरेडी, इन पाँचों को मैं बता चुका हूँ, और ये पाँच मैंने शुरुआत में बताए थे, वीडियो को भी रिमाइंड करके देख लेना। तो ये आपके हो गए 13 म्यूजिकल नोट्स फॉर डिज़ाइन माइंडसेट। तीन पार्ट्स में थे, 5 फोर्सेज ऑफ ग्रोथ थी ये, 5 फोर्सेज ऑफ फ्रिक्शन थी जो करने दी थी ये 5, और 3 कैपेसिटी लेवल जिनको आप यूज़ कर सकते हो इसके अपने कैपेसिटी को बढ़ाने में। तो कैन अफेक्ट योर कैपेसिटी ऑफ डिज़ाइन माइंडसेट। अब हम आते हैं ग्रेट डिज़ाइन पे। ये लास्ट टॉपिक है इसका, तो इसको जल्दी जल्दी करके ख़त्म करते हैं यार, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तो ग्रेट डिज़ाइन क्या है, अ प्रोडक्ट दैट इज़ यूजफुल एंड अंडरस्टैंडेबल, इनोवेटिव, एस्थेटिक, लॉन्ग लास्टिंग एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली, एंड नीड्स एज लिटिल डिज़ाइन एज पॉसिबल। ग्रेट डिज़ाइन बहुत सिंपल चीज़ है, इसको अगर आप एक बार देखो तो सामान आपको यूज़फुल होना चाहिए, सिंपली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, पहली बार देख के ही समझ में, जैसे पेन देखो यार कितना अच्छा डिज़ाइन है ये, मतलब मैं बटरफ्लो की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी पेन का डिज़ाइन ही कितना अच्छा है, हमको दिख रहा है कि ये कितना यूज़फुल है, हम इसको देख पा रहे हैं कि इससे लिख सकते हैं, इसको एक ही बार पहली बार देखने में पता चल जाता है कि हाँ यार इससे लिख सकते हैं। ये काफ़ी इनोवेटिव है अपने तरीके में, एस्थेटिक भी है, लॉन्ग लास्टिंग है, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इसका तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी प्रोडक्ट होते हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, जिनको एज लिटिल डिज़ाइन एज पॉसिबल चाहिए। इसमें क्या डिज़ाइन है, इसमें सिर्फ एक रबर ग्रिप है और बाकी प्लास्टिक है, एक कैप है ना, बहुत कम डिज़ाइन है इसमें। तो ग्रेट डिज़ाइन क्रिएट्स ग्रेट यूज़र एक्सपीरियंस। तो अगर जितना अच्छा डिज़ाइन होगा आपका, उतना ही अच्छा यूज़र को लगेगा आपके प्रोडक्ट को यूज़ करते वक्त। तो आपका प्रोडक्ट आपकी वैल्यू और क्वालिटी को डिफाइन करेगा अगर आप ग्रेट डिज़ाइन का यूज़ करोगे तो। ग्रेट डिज़ाइन इज़ अ फीलिंग द यूजर्स गेट वाइल यूजिंग या फिर इंटरैक्टिंग विद अ प्रोडक्ट या फिर सर्विस लॉन्च बाय अ डिज़ाइनर। अगर आपने कोई डिज़ाइन लॉन्च किया या फिर प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो यूज़र जब उसको यूज़ करेंगे उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, वही उनको फीलिंग देगा कि हाँ ये अच्छा डिज़ाइन है, ऐसे डिज़ाइन होने चाहिए, ऐसे डिज़ाइन और हमको इसको इंकरेज करने चाहिए। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, बहुत सिंपल है। कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आता है कि काफ़ी सिंप्लिसिटी है ना, इनोवेशन है, विजुअल ब्यूटी है, इंटुइटिवनेस है, ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी का मतलब ये होता है कि हम पेन बना रहे हैं, हमें पता है हम पेन बना रहे हैं और हम पेन ही बनाएंगे, ये आप भी जानते हो। इंटुइटिवनेस का मतलब ये है कि इंटुइटिवनेस का मतलब ये आता है कि अगर ये पेन मैं पहली नज़र में देखूं तो मुझको पता है कि ये पेन है, इससे लिखा जाता है। ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लग रही है इसको देखने में कि ये पेन है, इसका क्या किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं लगता है। इसमें देखने से ही पता चल जा रहा है ये लिखने की चीज़ है। विजुअल ब्यूटी आप समझ ही रहे हो, इनोवेशन भी समझ रहे हो, सिंपल भी हो जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे ग्रेट डिज़ाइन के। अब कुछ एग्जाम्पल इसके देख लो। एग्जाम्पल बुक में जो लिखे हैं वो एयरबीएनबी है, आईबीएम है और क्लीन टीम है, और कुछ मैंने अपनी तरफ से डाल दिए हैं कि आप समझ पाओ एक्चुअली में ग्रेट डिज़ाइन क्या होता है। ऊबर ईट्स को देखो, उनका जो तरीका है दो इनोवेशन और क्रिएटिविटी को एक साथ लाने का, ट्रांसपोर्ट और खाने की डिलीवरी को एक साथ लाने का, ऊबर ईट्स का तरीका इतना अच्छा है। जोमेटो, स्विगी, इन सब का यही एक तरीका है ना।
और नथिंग जो कंपनी आई, जो फ़ोन्स रिलीज़ कर रही है ना, ईयरबड्स रिलीज़ कर रही है, उनके डिज़ाइन देखो, उनके डिज़ाइन कितने क्लियर हैं, ट्रांसपेरेंट है। उनके डिज़ाइन में सिंप्लिसिटी है, इनोवेशन है ना, विजुअल ब्यूटी है। देख के पता चल रहा है कि हाँ फ़ोन है, और एक एक पार्ट भी दिख रहा है उसका, ऑनेस्टी भी है। वो जो जो डाल रहे हैं आपको सिंपली दिख जा रहा है ना कि बहुत ट्रांसपेरेंट यूज़ करते हैं वो। तो ट्रांसपेरेंसी का उन्होंने ये फ़ायदा उठाया है। तो नथिंग भी अच्छी एग्जाम्पल है हमारी ग्रेट डिज़ाइन का। ऊबर ईट्स है, क्लीन टीम क्या है ना, क्लीन टीम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अफ्रीका में जो छोटे मोटे गांव है ना, उनके यहाँ पे सैनिटेशन सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। तो सैनिटेशन का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका है। तो ये भी अपने काफ़ी इनोवेशन से आई है। और आईबीएम के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, और आईबीएम काफ़ी टूल किट्स रिलीज़ करता है डिज़ाइन थिंकिंग के। आईबीएम ना टूल किट्स रिलीज़ करता है डिज़ाइन थिंकिंग के, जो ग्लोबली एक्सेसिबल है। आप उसका यूज़ करके डिज़ाइन थिंकिंग के प्रोसेस को लर्न कर सकते हो। तो ये उन्होंने ये किया है। और एयरबीएनबी ये रैंडम होटल को उठा के अपने कम्युनिटी में ले आते हैं कि जब आप इनके पास जाओ तो ये आपको वो सजेस्ट करें, और बदले में आप इनको थोड़ा पैसा दे देना, ऐसे इनका काम करता है। तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने समझा दिए हैं, और इनको अपने आप से लिख के आ जाना, तो आपके एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुके हैं, ग्रेड डिज़ाइन हो चुके हैं, और बाकी की यूनिट भी मैंने क्लियर करा दी है। तो यार ये वीडियो तो थोड़ी लंबी है, लेकिन इस वीडियो की हैप्पी एंडिंग करा दी भाई। तो अब मेरी बस थोड़ी हेल्प कर देना कि इस वीडियो को थोड़ी लाइक कर देना, और शेयर कर देना अपने दोस्तों में कि एग्ज़ाम से पहले वो भी पढ़ पाए, और अपनी डिज़ाइन थिंकिंग दिखा देना यार, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।